खान की खबर दुनिया की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ हल्के फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भाजपा आम आदमी पार्टी आमने सामने। दिल्ली एनसीआर में आप नेता दीपक सिंगला के आवास सहित कई स्थानों पर ईडी की छापेमारी। आबकारी नीति में घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई। ममता बनर्जी के साथ मेरी निजी लड़ाई नहीं, लेकिन हमारे नेताओं के लिए अपशब्द क्यों? बीजेपी नेता दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस पर लगाया दोहरेपन का आरोप। टीएमसी ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई घोष की शिकायत। पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। बिहार की 4 सीटों पर गुरुवार तक दाखिल कर सकते हैं नामांकन। नितिन गडकरी और भूपेंद्र यादव समेत कई नेता भर रहे हैं पर्चा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 16 उम्मीदवारों की जारी की सूची। आज शरद पवार की प्रत्याशी चयन को लेकर संसदीय दल की बैठक। बीजेपी प्रत्याशी तमिलिसाई सुंदरराजन ने चेन्नई में शुरू किया प्रचार, तो यूपी में योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं मथुरा से आगाज। भाजपा और टीएमसी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जेपी नड्डा समेत 40 दिग्गजों को प्रचार की कमान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत 40 प्रमुख नेता मांगेंगे पार्टी के लिए वोट। और मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत पर होगी नजर। इस सीजन में अभी तक डब्ल्यूएफ टूर खिताब नहीं जीत पाई हैं सिंधु। और अब खबरों पर विस्तार से नजर। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामला चला, तो केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने ये बहस कर रहे हैं। केजरीवाल ने अपनी याचिका में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। केजरीवाल फिलहाल पीएमएलए कोर्ट के आदेश पर 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि कोर्ट परिसर के अंदर अगर कोई वकील विरोध प्रदर्शन करता है या कोर्ट के कामकाज को बाधित करता है तो उसे उसका सख्त नतीजा भुगतना होगा। कोर्ट ने कहा है किसी को भी कोर्ट का रुख करने के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने ऐसा किया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक वकील ने आम आदमी पार्टी की लीगल सेल की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में विरोध प्रदर्शन के आह्वान का मामला एक्टिंग चीफ जस्टिस के सामने रखा था, जिसके बाद ये बयान आया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या सुनवाई अभी चल रही है, क्या जानकारी वहां से? बिल्कुल रमा, सुनवाई अभी चल रही है और इसमें जब सुबह सुनवाई शुरू हुई थी पहले दौर की, क्योंकि एक बीच में ब्रेक भी लिया कोर्ट ने, उस वक्त ईडी ने यह कहा कि वो आज इस तरह जो अचानक से अंतरिम राहत मांगी जा रही है उसका विरोध करते हैं और ईडी को अरविंद केजरीवाल की नई याचिका पर जवाब देने के लिए वक्त मिलना चाहिए, तभी ये बेहतर एक तरीका होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के हित में होगा। लेकिन यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा कि ईडी अपनी सारी दलीलें पहले ही कह चुका है,
आखिर उसको मेरी नई याचिका पर दोबारा ऐसा क्या जवाब देना है जो पहले उन्होंने कोर्ट के सामने नहीं रखा। इसको लेकर हालांकि बीच में काफी तीखी नोकझोंक भी हुई और कोर्ट ने भी ये कहा कि कोर्ट का ये मानना है कि इस पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है और ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए समय मिलना चाहिए। बहरहाल इन सब तीखी नोकझोंक के बाद फिर सुनवाई शुरू हो चुकी है और अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बार फिर पूरी गिरफ्तारी को और ईडी रिमांड को एक राजनीतिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि 2022 से जब ये जांच चल रही है तो आखिर अचानक से जब आम चुनाव नजदीक में है तभी अरविंद केजरीवाल को क्यों हिरासत में लिया गया, क्यों ईडी रिमांड मांगी गई। पहले ईडी ने कभी उनको कोई प्रश्नावली नहीं भेजी, ना उनसे कोई सवाल जवाब किए। समन में भी उनका कभी ये जिक्र नहीं किया गया कि वो आरोपी हैं या उनको गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है। तो उनकी मुख्य दलील यही है कि कुल मिलाकर पूरा मामला पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हालांकि ईडी ये कह रहा है कि ये सब बातें कोर्ट का ध्यान भटकाने के लिए हैं। जांच लगातार चल रही है। अरविंद केजरीवाल उस सरकार के मुखिया हैं जिसमें ये आबकारी नीति आई, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और हाल ही में ईडी ने उन्हें की कॉन्स्पिरेटर भी कहा था। तो अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से बहस जारी है। इसके बाद ईडी अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेगी। बिल्कुल, इस पूरे मामले को अगर सिलसिलेवार देखें तो आज की जो सुनवाई है वो किस मामले में अहम है, किस बिंदु पर ये सुनवाई हो रही है, दोनों पक्षों की दलीलें आपने बताई है और किस तरह से जो कोर्ट का रुख है इस पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल रमा, ये अहम बहुत इसलिए हम कह सकते हैं सुनवाई को क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ये चाहती है कि कल जब ईडी की रिमांड पूरी हो रही होगी, जो ईडी की रिमांड दी थी पिछली बार कोर्ट ने, उसको आगे ना बढ़ाया जा सके, इसीलिए वो ये सारी बातें हाईकोर्ट में पहले से ही उठा रहे हैं। और ये बातें वो देखिए कल कोर्ट में भी रखेंगे, लोअर कोर्ट में अगर उनको हाईकोर्ट से तुरंत कोई फैसला नहीं मिलता है, कोई आदेश उनके पक्ष में नहीं आता है, तो कल भी जब वो ईडी रिमांड का विरोध करेंगे तो ये कहेंगे कि हमने पहले भी हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की हुई है और उस पर सुनवाई जारी है। तो ये सब लीगल टीम एक स्ट्रेटजी भी आप कह सकते हैं कि वो ये पूरी इस कोशिश में है कि आगे ईडी को इस मामले में रिमांड ना मिले और अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भी ना भेजा जाए। यानी कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिश ये जारी है, अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कोशिश है कि किसी भी तरह से उनकी गिरफ्तारी को रद्द किया जाए और उनको रिहाई मिल जाए। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत ही कम है रमा। बिल्कुल विकास, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक जो स्ट्रैटेजी है वो लीगल सेल की है और उसके तहत वो लगातार काम कर रहे हैं, इसके जवाब में जो ईडी के कदम हैं वो किस तरह से दिखाई देते हैं, ईडी अपना पक्ष किस तरह से रख रही है? देखिए, ईडी ने साफ तौर पर कह दिया अभी पिछले कुछ दिन पहले जब सुनवाई हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता हैं। इतना बड़ा स्टेटमेंट ईडी ने पहले कभी किसी कोर्ट में नहीं दिया था जितना अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लेने के बाद जब रिमांड एप्लीकेशन लगाई उसमें उन्होंने खुल के आरोप लगाया ईडी ने कि अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता हैं और उनकी शय पर ये नीति बनी। मनीष सिसोदिया तो इसका को कॉन्स्पिरेटर हैं ही इस मामले में, के कविता भी हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो अब तक बच रहे थे, ईडी ये लगातार दावा कर रही है कि वो जो बच रहे थे कि इस नीति से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस मामले में उनके पास, ईडी के पास खासतौर से ये सरकारी गवाह हैं जो पहले आरोपी थे और अब उन्होंने सरकारी गवाह बनकर इस तरह के बयान दिए हैं जिससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी हैं। यहां पर इसी दलील का विरोध मनु सिंघवी भी कर रहे हैं कि आखिर जो सरकारी गवाह बन गए हैं केवल उनके बयान पर कैसे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, क्या ये क्विड प्रो को नहीं हो सकता जहां पर जो अन्य आरोपी हैं वो अपने को राहत पाने के लिए दूसरे आदमी को फ्रेम कर रहे हैं। इस तरह की तमाम दलीलें चालू हैं, लेकिन ईडी अपने पक्ष को लगातार मजबूती से हर फोरम पर रख रही है और वही आज हाईकोर्ट में भी सुबह देखने को मिला। अब विस्तार से जब ईडी बहस करेगी अभिषेक मनु सिंघवी के पूरे स्टेटमेंट पर, तब वो एक बार फिर हमलावर होंगे। बिल्कुल विकास, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इसी बीच जो वकीलों का व्यवहार है उसके ऊपर भी कोर्ट का एक बयान आया है, इससे संबंधित क्या ये पूरा मामला है? बिल्कुल रमा, कल एक आम आदमी पार्टी का जो लीगल सेल है उसकी तरफ से, लीगल टीम आप कह सकते हैं, उसकी तरफ से एक आह्वान किया गया था कि दिल्ली की जितनी जिला अदालतें हैं वहां पर सभी वकील इन यूनिफॉर्म अपने काले कोट के साथ आएं और वहां पर धरना प्रदर्शन करें। इसको जब आज इस मामले को जब उठाया गया एक्टिंग चीफ जस्टिस के सामने हाईकोर्ट में कि इस तरह से एक कॉल दी गई है, पहली बात यह है कि वकील हड़ताल खुद नहीं कर सकते किसी भी तरह, ये उनके जो आप बार काउंसिल के रेगुलेशन है उसके हिसाब से वकील हड़ताल नहीं कर सकते, एक सबसे बड़ी बात यह है। और उसके अलावा इस तरह से एक जमावड़ा करना कोर्ट के बाहर, क्या इससे क्लाइंट्स को दिक्कत होगी? उनको जब काम करने से, अगर उनको हियरिंग पे जाने से रोका जाएगा तो सरासर ये कहीं ना कहीं जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें बाधा है। इसीलिए कड़ी चेतावनी एक्टिंग चीफ जस्टिस की ओर से दी गई कि कोई भी किसी भी वादी को या किसी अन्य वकील को
किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए इस तरह के कॉल से। अगर कोई शिकायत आई, जाहिर है अगर कोई शिकायत आई किसी क्लाइंट या किसी वकील की तरफ से कि उसको किसी जिला अदालत में पेश नहीं होने दिया गया, तो जाहिर है हाईकोर्ट एक कड़ा रुख अपनाएगा और इसीलिए एक चेतावनी जारी की गई है। बिल्कुल विकास, बेहद अहम सुनवाई भी आज चल रही है, आप नजर बनवाए रखें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बताया कि कल शाम उन्होंने अरविंद जी से जेल में मुलाकात की। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी को संदेश भेजा था कि पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। उन्होंने जानकारी दी कि अरविंद केजरीवाल 28 मार्च को शराब घोटाले से जुड़े पैसों का खुलासा कोर्ट के सामने करेंगे। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में 1 पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी की यहां रेड मारी, 1 भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधते हुए उन्हें कट्टर बेईमान की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने गाड़ी, बंगला और करोड़ों रुपए का गबन किया है। उस व्यक्ति को जो कहता था मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, आज मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उस व्यक्ति के लिए जो कहता था मैं बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला और सिक्योरिटी नहीं लूंगा, उसने सबसे बड़ा बंगला और करोड़ों रुपए की दलाली उसमें खाई, 2 राज्यों की सिक्योरिटी पाई और गाड़ी आलीशान एक नहीं कई ली। ये वो अरविंद केजरीवाल है जो कट्टर बेईमान है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले। वीरेंद्र सचदेवा ने अधिवक्ताओं और पार्टी नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हिरासत से कथित पत्रों के संबंध में एक पुलिस शिकायत दर्ज कराई। शराब घोटाले के अभियुक्त अरविंद केजरीवाल के प्रेम पत्रों का जो फर्जीवाड़ा दिल्ली में चल रहा है, उसको लेकर हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि इस देश में संविधान का और कानून का शासन है। और जहाँ कानून का शासन है तो वहाँ कानून की कुछ परिभाषाएं हैं जिसको सबको मानना पड़ता है। तो जिस तरह के पत्र मीडिया में दिखाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मेरे आका ने, मेरे भगवान ने हमको ये पत्र लिखा है, तो हम उस पत्रों की जांच की हमने मांग की है, क्योंकि हमारी जानकारी के हिसाब से अगर एक्यूज कोई है और वो हिरासत में है, तो अगर कोई पत्र भी वहाँ से आता है तो जिसकी कस्टडी में एक्यूज है उस कस्टडी के जो भी अथॉरिटी है उसको अटैच करना पड़ता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों के प्रदर्शन के बाद दिल्ली विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। इससे पहले आप विधायकों ने विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश, क्या कुछ जानकारी इस पूरे विरोध प्रदर्शन को लेकर? देखिए रमा, मैं आज बताना चाहूँगा, आज की पूरी कहानी इस तरह शुरू होती है। सुबह सबसे पहले जो दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करते हैं पीएचक्यू जाकर, और वहाँ पर उनको एक अपनी शिकायत देते हैं जिसमें साफ लिखा गया है कि किस तरह से जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने पत्र लिखे हैं, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड की बात हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट की बात हो, तो दोनों विभागों को पत्र लिखे हैं, निर्देश दे रहे हैं। लेकिन जो ईडी का साफ कहना है कि उनके यहाँ से कोई भी इस तरह का ना तो पत्र अंदर आया है, ना ही कोई बाहर गया है, तो वो किस तरह से ये पत्र वहाँ पहुँच रहे
रहे हैं, क्या इसमें भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, इसको लेकर उन्होंने खासतौर पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने, और इसकी पूरी तरह से जांच करने की बात कही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया गया था जो 11 बजे आरंभ होता है, लेकिन 11 बजे आरंभ होने से पहले आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो प्रदर्शन करते हैं विधानसभा के बाहर, और इसी ऐसे ही जिस तरह से विधानसभा का सत्र आरंभ हुआ वो भी पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया। खुद ही उन लोगों ने अपना हंगामा किया और जिसके बाद उसको भी स्थगित कर दिया गया। 1 अप्रैल तक इस विधानसभा के सत्र को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यहाँ भी पूरी तरह से हंगामा मचा, और इसके बाद जो दिल्ली के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, वो भी दिल्ली विधानसभा पहुंचते हैं और दिल्ली विधानसभा के बाहर गेट के बाहर उनका जबरदस्त प्रदर्शन होता है, जहां पर कहीं ना कहीं जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचते हैं और काले झंडे लेकर वो लोग विधानसभा में उन्होंने घुसने का प्रयास किया और कहा कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनको इस्तीफा दे देने चाहिए अपने पद से। और खासतौर पर जो भाजपा के विधायक हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि इस तरह से दिल्ली विधानसभा का सत्र बिना मुख्यमंत्री के नहीं बुलाया जा सकता। किस आधार पर यह सत्र बुलाया गया है ये भी सवालों के घेरे में फिलहाल खड़ा हो गया है, लेकिन जो दिल्ली के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने बाहर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करते हुए उनको भी पुलिस ने डिटेन कर लिया और उन्होंने अपनी वहां पर गिरफ्तारी दी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा यहां पर अड़ी हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, बीजेपी ने जो सवाल उठाया है गिरीश, उसके बारे में पूछना चाहेंगे, आपका क्या जवाब है उसके ऊपर? और इसके साथ ही जो दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने जिस तरह के फर्जीवाड़े की आशंका जताई है उसमें उनका क्या कुछ कहना है, क्या ये आशंका है? देखिए, पूरी तरह से ये जो पत्र हैं सवालों के घेरे में इस समय खड़े हो गए हैं, क्योंकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है अगर चिट्ठी चली है तो कैसे पहुंची है, पत्र कैसे पहुंचे हैं, अगर जब पत्र ईडी के अंदर बाहर नहीं हुए तो किन्होंने उसको लिखा है, क्या उसमें फर्जी हस्ताक्षर किए गए केजरीवाल जी के, किस तरह से ये पत्र हैं, या जो इनके मंत्री हैं वो ही अपने आप ये पत्र लिख रहे हैं, ये भी पूरी तरह सवालों के घेरे में खड़ा हो गया। और अगर ऐसा होता है तो इसमें भी मुकदमा चलने की उन्होंने इसमें संभावना जताई है पूरी तरह से। तो पूरी तरह से जो दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हैं उन्होंने इसमें घेरने की प्रयास किया है। हालांकि आज जो दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई चीजों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरा शरीर जेल के अंदर है लेकिन आत्मा यहाँ पर है। कहीं ना कहीं इमोशनल पत्ता खेलने का उन्होंने भी प्रयास किया है। जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जहां संबोधित करते थे, उसी सीट पर बैठकर आजकल सुनीता केजरीवाल भी वहां पर प्रेस को संबोधित करने लगी हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, एक तरह से कहें कि वो अपनी तरफ से जो बात उनको रखनी होती है वही बात वो सामने रखती हैं और वही मीडिया के सामने आती हैं। लेकिन फिलहाल इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी जो सरकार है पूरी तरह सवालों के घेरे में खड़ी हो चुकी है। रमा, बिल्कुल, कई तरह के सवाल हैं, आप नजर बनाए रखें गिरीश। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली सरकार की कथित आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली और एनसीआर में आम आदमी पार्टी नेता दीपक सिंगला के आवास सहित कई ठिकानों पर छापे मारे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दीपक सिंगला दूसरे पार्टी नेता हैं जिनके घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। सिंगला ने विश्वासनगर से आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। सिंगला गोवा के पार्टी प्रभारी के साथ एमसीडी के सह प्रभारी भी हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इससे पहले मटियाला से पार्टी विधायक गुलाब सिंह यादव के घर पर 23 मार्च को छापेमारी की थी। प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने आज सुबह पंजाब और चंडीगढ़ में कई स्थानों पर छापे मारे। इनमें पंजाब आबकारी विभाग के कमिश्नर वरुण रुजम का चंडीगढ़ का आवास भी शामिल है। यह आवास सेक्टर 20 में है। इसके अतिरिक्त मोहाली के बाकरपुर में हुए अमरूद घोटाले में वरुण रुजम की पत्नी भी, उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी की इस कार्रवाई को दिल्ली सरकार की कथित आबकारी नीति घोटाले से भी जोड़कर देखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस कथित घोटाले में ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर चुकी है। इस केस में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। और अब बात करते हैं ताजा खबर की। तो खबर लेंगे 24 की चुनौती से जुड़ी।
लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। पहले चरण में 102 सीटों में चुनाव होना है, जिसमें से 98 सीटों पर नामांकन का आज अंतिम दिन है। बिहार की 4 सीटों पर नामांकन का आखिरी दिन कल है। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। नागपुर से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वे तीसरी बार नागपुर से प्रत्याशी हैं। साल 2014 में नितिन गडकरी ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता विलास मुत्तेमवार को मात दी थी। 2019 में भी उन्होंने इस सीट पर जीत हासिल की। नागपुर में मतदान पहले चरण में 19 अप्रैल को होगा। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना नामांकन दाखिल करने से पहले जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पीलीभीत से भाजपा उम्मीदवार जितिन प्रसाद ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। पार्टी ने 18वीं लोकसभा के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वरुण गांधी का टिकट काट जितिन को चुनावी मैदान में उतारा है। जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं। पीलीभीत में पहले चरण में ही 19 अप्रैल को मतदान होना है। आज नामांकन का अंतिम दिन है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने आज कोयम्बटूर लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। डीएमके नेता दयानिधि मारन ने सेंट्रल चेन्नई से अपना नामांकन दाखिल किया। मीडिया प्राइम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Does accessibility only affect the disabled? Think again. Take a pledge. Join Swayam to declare 27th March as the World Accessibility Day. डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बंगाल से हाल ही में भाजपा में शामिल हुई कृष्णचंद वंशज राजमाता ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने पीएम से कहा कि बंगाल से कुछ लोग कृष्णचंद वंशज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जनसेवा के प्रति स्वयं की समर्पण भावना होने के कारण वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भाजपा में शामिल हुई हैं। उन्होंने भाजपा में शामिल करने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। नमस्कार मोदी जी। अमृता जी, आप महाराजा कृष्णराय चंद जी की विरासत को आगे ले जा रही है। अमृता जी, बचपन में हमारे यहाँ हम लोगों को जो पढ़ाया जाता था, उसमें कृष्णचंद राय की समाज सुधार का काम, बंगाल के विकास का काम, बंगाल के विकास के मॉडल, ये सब सुनने को मिलता था बचपन में। अब देखिए, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं तो बहुत ही अनाप शनाप आरोप लगाएंगे और 300 साल पहले की घटना निकालेंगे, 200 साल पहले की घटना निकालेंगे। वे खुद अपने जो वर्तमान पाप है उसको छिपाने के लिए वो ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं। आपने देखा होगा इन दिनों लड़ाई
दो खेमों में बट गई है। एकदम। एक हमारा खेमा है जो इस देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कदम उठा रहा है, और दूसरा हमारे सामने वाला खेमा है वो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इकट्ठे होना, एक दूसरे को बचाने के लिए लड़ाई लड़ना, आरोप करना, और जिन्होंने पहले खुद ने आरोप किए थे वो भी उनको बचाने में लग गए हैं। यानी उनके लिए देश उनकी प्राथमिकता नहीं है, सत्ता ही उनकी प्राथमिकता है। और इसलिए चुनाव में हमने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि हमारे देश के युवाओं का भविष्य उज्जवल बने, इसलिए भ्रष्टाचार से मुक्त देश होना ही चाहिए। आपको देखकर ही हम आए हैं। जी अमृता जी, मैं बहुत आपका आभारी हूं। आगे बढ़ते हैं। भाजपा सांसद दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर दी गई टिप्पणी पर मांगे गए जवाब पर कहा है कि पार्टी द्वारा जारी किए गए नोटिस का वे आधिकारिक रूप से जवाब देंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि पार्टी की ओर से मांगे गए स्पष्टीकरण को लेकर वे दुखी हैं। साथ ही उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के पिता पर टीएमसी नेता की टिप्पणी का मुद्दा उठाया और पूछा कि क्या हमारे नेता का मान सम्मान नहीं है। এবারে আমি যে বক্তব্য রেখেছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যার সঙ্গে আমার কোনো ব্যক্তিগত ঝগড়া নেই, যার সম্বন্ধে আমার মনে কোনো ক্লেশ নেই, ক্লেদ নেই, কোনো দুর্ভাবনাও নেই, উনি যে রাজনৈতিক বক্তব্য বারবার দিয়েছেন লোককে আর বিভ্রান্ত করার জন্য, আমি তার প্রতিবাদ করে প্রশ্ন করেছি। প্রশ্ন হচ্ছে, আমার ভাষা শব্দ প্রয়োগ নিয়ে বহু লোকের আপত্তি আছে, আমার পার্টিও বলেছে, অন্যরাও বলেছেন যে অসংসদীয়। যদি তাই হয় আমি তার জন্য দুঃখিত, কিন্তু আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করব, তারই পার্টির এক নেতা, তারই পরিবারের এক নেতা, সে কাঁথিতে দাঁড়িয়ে গিয়ে আমার বিধায়ক দলের নেতার নামে, তার বাবার নামে এর চেয়েও খারাপ খারাপ শব্দ বেরোলো, গালাগালি দেবে, কেন আমার বিধায়ক দলের নেতার কি মান সম্মান নেই? और ज्यादा जानकारी के लिए कोलकाता से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी। प्रसन्नजीत, आपसे सबसे पहले यही पूछना चाहेंगे, अभी हम देख रहे थे भाजपा नेता का स्टेटमेंट, क्या कुछ उनका कहना है इस टिप्पणी के मामले में, किस तरह का स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया है, और जो उन्होंने कहा है कि टीएमसी दोहरा रवैया अपना रही है, इसका क्या आशय है? प्रसन्नजीत, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? प्रसन्नजीत, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ है ये पूरा मामला, और इसमें अब क्या कुछ कहना है दिलीप घोष का? और हम आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं आपको सुन पा रहा हूं। जी प्रसन्नजीत, क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे इस पूरे मामले में? हाँ, मैं जो कह रहा था, कल देर रात को जो शोकॉज नोटिस भेजा गया है दिलीप घोष के पास, उसमें बताया गया था कि जो असहनीय और असंसदीय, ये दो शब्द बताया गया था कि जो भाषा उन्होंने ममता बनर्जी की बारे में प्रयोग किए हैं। तो दिलीप घोष का कहना है कि हाँ, उनके जो भाषा प्रयोग करने का तरीका है, शायद उसके ऊपर लोगों का आपत्ति है, लेकिन साथ में वो ये भी कहने की कोशिश किया है कि जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भाषा प्रयोग किया जाता है, उन्होंने इशारा किया है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी, उनके पिता बुजुर्ग और काफी 50 से ज्यादा साल, 60 साल तक राजनीति करने वाले शिशिर अधिकारी के बारे में कई बार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो कुछ भी बताया गया था, उन्होंने उसका उदाहरण देते हुए बताया कि अगर मेरा भाषा ठीक नहीं है तो मैं जो आधिकारिक रूप में हमारे जो पार्टी के पास मेरा जो जवाब है वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस ये दोहरा नीति अपना रहे हैं, और अपनी तरफ से उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस तरह की भाषा प्रयोग किया जाता है, तब किसी ने कुछ कहता नहीं है। रमा, बिल्कुल प्रसन्नजीत, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे खबरों में। शिवसेना उद्धव गुट ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों के बंटवारे से पहले ही शिवसेना उद्धव गुट ने अपनी सूची जारी की है। अभी गठबंधन सहयोगियों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। शिवसेना उद्धव गुट ने जिन 16 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है वे हैं बुल्ढाणा से नरेंद्र खेडेकर, यवतमाल वाशिम से संजय देशमुख, मावल से संजोग वाघेरे पाटिल, सांगली से चंद्रहार पाटिल, हिंगोली से नागेश पाटिल आष्टीकर, संभाजीनगर से चंद्रकांत खेरे, धारशिव से ओमराजे निम्बालकर, शिरडी से भाऊ साहब वागचौरे, नासिक से राजा भाऊ वाजे, रायगढ़ से अनंत गीते, सिंधुदुर्ग रत्नागिरी से विनायक राउत, ठाणे से राजन विचारे, मुंबई उत्तर पूर्व से संजय दीना पाटिल, मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत, मुंबई उत्तर पश्चिम से अमोल कीर्तिकर और परभणी से संजय जाधव। तो शिवसेना यूबीटी की पहली सूची और 16 उम्मीदवारों के नाम उन्होंने घोषित कर दिए हैं। एनसीपी शरद चंद्र पवार ने पार्टी की केंद्रीय संसदीय कार्यकारी समिति की अहम बैठक उनकी आज मुंबई में होगी। बैठक में लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होगी। ये बैठक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार की मौजूदगी में होगी। लोकसभा चुनाव में उतारे जाने वाले उम्मीदवारों के संबंध में चर्चा, निर्णय और चुनाव के लिए अन्य समितियां बनाई जाएंगी। और मुंबई से और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिशिर सेलार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिशिर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की राजनीतिक गहमा गहमी, क्योंकि शिवसेना यूबीटी ने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि महाअघाड़ी में जिस तरह का एक खींचतान दिखाई दे रहा था उसमें अब किस तरह से क्या कुछ तब्दीली आई है या खींचतान लगातार जारी है? बिल्कुल, देखिए, हालांकि आज शिवसेना ने जो है उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में 16 लोगों का नाम है। लेकिन जैसे ही लिस्ट जारी होती है उसके बाद हम देखते हैं कि मुंबई में जो है महागठबंधन में तनाव उभरता दिखाई दे रहा है। खासतौर पर अगर बात करें मुंबई की, तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ का जो है मुंबई एक गढ़ माना जाता है, इसीलिए मुंबई की सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी खड़े किए। लेकिन यही बात अगर कांग्रेस के साथ करें तो कांग्रेस का भी ये कहना था कि इन सीटों पर हालांकि वो चाहते थे कि उनके खुद के भी जो है लोग वो खड़ा करना चाह रहे थे। तो ऐसे में कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो है इस वक्त इसमें नहीं रही और इसीलिए ये कारण है कि कांग्रेस के नेताओं के कई सारे बयान सामने आए। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने स्पष्ट कर दिया है कि आखिर कैसे इस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी जो है शिवसेना की शरण में जा सकती है, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। दूसरी बात उन्होंने कही कि अल्टीमेटम दिया अपने नेताओं को, कहा कि कांग्रेस के नेता है वो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखे कि कांग्रेस भी मुंबई में अपना प्रभुत्व रखती है और इसीलिए कांग्रेस जो है वो मुंबई में जो है जगह की मांग जरूर करे, जो उनका कहना था। और अगर ऐसी बात नहीं होती है तो ऐसे में स्वयं संजय निरुपम जो है वो लोकसभा में उतर सकते हैं अपक्ष के तौर पर, इसका भी उन्होंने अल्टीमेटम अपनी पार्टी को दिया है। तो ऐसे में अब महाविकास आघाड़ी में इस वक्त जो है सभी चीजें ठीक नहीं है। हालांकि ये बात शायद शिवसेना ठीक से जानती थी, उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो सेना है वो ठीक से जानती थी और इसीलिए इतने लेट जो है उन्होंने ये लिस्ट जारी की है। लेकिन ये बखेड़ा सिर्फ मुंबई के लिए नहीं है, बल्कि सांगली जो सीट है उस पर भी जो है कई सारे दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस में जो है कांग्रेस चाहती है कि जो उनका गढ़ रहा है तो ऐसे में वो सीट उनको मिले। और पिछली बार की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से वहां पे जो प्रत्याशी जो है उम्मीदवार वो खड़ा किए गए थे, लेकिन इस बार भी कांग्रेस चाहती कि उनका प्रत्याशी खड़ा रहे, लेकिन शिवसेना ने जो है वहां पर भी जो अपने प्रत्याशी उतार दिए। तो ऐसे में कांग्रेस और शिवसेना में इस वक्त काफी ठनी हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ संजय निरुपम नहीं बल्कि कांग्रेस के अन्य नेता जो है बाला साहेब थोराट की बात करें या फिर वर्षा गायकवाड़ की बात करें जो कि मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने भी एक्स के जरिए अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि गठबंधन धर्म का पालन शिवसेना को करना चाहिए। जिस प्रकार से जिन सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी खड़े किए उन पर इस वक्त चर्चा जारी है और इसीलिए अगर हो सके तो बातचीत के माध्यम से जो है इसमें रास्ता खोजने की कोशिश यहाँ पर कर देनी चाहिए। वही दूसरी बात करें महाविकास आघाड़ी की और एक अलायंस पार्टी जो बनते बनते रह गई तो वो थी वंचित बहुजन आघाड़ी। हालांकि वंचित बहुजन आघाड़ी के जो नेता है प्रकाश आंबेडकर, उन्होंने भी अपनी जो लिस्ट जारी की है। उन्होंने कहा है कि दरअसल ये आरोप लगा है कि उनका इस्तेमाल जो है परिवारवाद से बचाने के लिए उनका इस्तेमाल जो है करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा था और इसीलिए वंचित बहुजन आघाड़ी हालांकि इस वक्त जो है महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं है और अलग अलग जगह पर उन्होंने उम्मीदवार जो है वो यहाँ पे जो उनकी लिस्ट जारी की है, स्वयं प्रकाश आंबेडकर जो है वो अकेला से
चुनाव लड़ने वाले। तो ऐसे में महाराष्ट्र में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था, खासतौर पर महाविकास आघाड़ी में इस वक्त काफी तनावपूर्ण स्थिति है। जी रमा। बिल्कुल, जिस तरह का तनाव आप बता रहे हैं, क्या महाविकास आघाड़ी में टूट साफ तौर पर कह सकते हैं कि टूट दिखाई दे रही है? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए, हम शिवसेना उद्धव ठाकरे बाला साहब ग्रुप के नेता जो है, सांसद है संजय राउत, उनका बयान अगर सुने हम, तो उन्होंने कहा है कि इस वक्त हमारी चर्चा जारी है, वंचित के साथ भी हो सके वंचित साथ में आ जाए, लेकिन उसके कई कयास यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। तो दूसरी बात हम बात करें कांग्रेस के साथ, हालांकि उस पर उन्होंने कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे गुट ने जो अपनी लिस्ट जारी की है, तो ऐसे में ये तनाव काफी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एनसीपी द्वारा भी जो है, अगर ये लिस्ट अगर कहे, सूत्रों की अगर हम बात माने, तो एनसीपी इस लिस्ट से खुश नहीं है, जिस प्रकार से मुंबई की हम खासतौर पर बात करें तो ऐसे में अब देखना होगा कि एनसीपी का रुख क्या होगा, क्योंकि एनसीपी की जो पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक है वो आज मुंबई में जारी है। अध्यक्ष जो है शरद पवार, वो उसकी अगुवाई कर रहे हैं। तो ऐसे में किस प्रकार से एनसीपी जो है अपने प्रत्याशी खड़े करेगी, ये भी देखना होगा कि क्या इसमें भी किस प्रकार से कांग्रेस हो, एनसीपी हो या फिर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे हो, इनमें प्रत्याशियों को लेकर, खासतौर पर सीट के बंटवारे को लेकर अब तक जो स्पष्टता नहीं आई है, तो क्या ये कगार पर खड़ी है, ये देखना होगा अगले कुछ ही घंटों में। बिल्कुल, सियासी रूप से काफी अहम है आज का दिन, नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और मीडिया प्राइम में अब वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। क्या सुगम्यता दिव्यांग लोगों को ही प्रभावित करती है? एक बार फिर सोचें। आइए प्रतिज्ञा करें, स्वयं के साथ जुड़ें। 27 मार्च को विश्व सुगम्यता दिवस मनाएं। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर टिप्पणी करने के मामले में अमेरिकी दूतावास के डिप्टी चीफ ग्लोरिया बरवेना को समन किया। विदेश मंत्रालय में उनकी बैठक लगभग 45 मिनट तक चली। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि मामले पर करीबी नजर है और अमेरिका निष्पक्ष और पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया की उम्मीद करता है। मामले पर जर्मनी ने भी ऐसी ही टिप्पणी की थी, जिसे लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई थी। मंत्रालय ने कहा था कि ऐसी टिप्पणी भारतीय न्यायिक प्रणाली को कमजोर आंकने जैसा है। तो अरविंद केजरीवाल पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की टिप्पणी से जुड़ी है ये खबर। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास डिप्टी को समन किया और 45 मिनट तक ये जो है बैठक चली और ये कड़ा रुख अपनाया है भारतीय विदेश मंत्रालय ने। उन्होंने कहा है कि ये इस तरह की जो टिप्पणी है वो भारतीय न्यायिक प्रणाली को कमजोर आंकने की एक साजिश है। और अमेरिकी दूतावास के जो डिप्टी हैं उनको समन किया केजरीवाल पर। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की टिप्पणी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की टिप्पणी आई थी और कहा था कि करीबी से नजर है, और भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास डिप्टी को इस मामले में समन किया और कड़ा रुख
भारत का इस पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय की टिप्पणी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की इस टिप्पणी पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास डिप्टी को समन किया और कड़ा रुख भारत का इस पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय न्यायिक प्रणाली को कमजोर नहीं आंका जाना चाहिए। और हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अमृतपाल, इस पूरे मामले पर भारत ने जिस तरह से कड़ा रुख अपनाया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, भारत ने, आप जैसे कह रही हैं, कड़ा रुख अपनाया है। जो स्पोक्सपर्सन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने रिमार्क्स दिए थे अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट पे और उनके केस पर, तो उस पर भारत ने कहा है कि ये लीगल प्रोसीडिंग्स हैं इंडिया में और डिप्लोमेसी ये में एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी को इज्जत दें और इंटरनल अफेयर्स में दखलंदाजी ना करें। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी डेमोक्रेसीज की है, अदरवाइज ये अनहेल्दी प्रेसिडेंट्स सेट करेंगे। और भारत में लीगल प्रोसेसेस हैं, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो ऑब्जेक्टिव तरीके से चीजों को देखती है, केसेस को देखती है, और इस तरह की आप जो एस्पर्शंस कास्ट कर रहे हैं या शक पैदा कर रहे हैं, ये अनवारंटेड है। और तो एक स्ट्रॉन्ग वर्डिंग है भारत की तरफ से। आज सुबह ही जो यूएस की एक्टिंग डिप्टी चीफ ऑफ मिशन है ग्लोरिया बाबेना, उनको समन किया गया था भारत की तरफ से, एमईए जो विदेश मंत्रालय की तरफ से। और ये जो मीटिंग करीब 40-45 मिनट चली, जिसमें बड़े कड़े शब्दों में भारत ने अपना एतराज जताया और ये कहा कि आपकी ये जो स्टेटमेंट आई थी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, ये कंप्लीटली अनवारंटेड है और ये भारत को मंजूर नहीं है। जी बिल्कुल। अमृतपाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कितनी देर तक ये बातचीत चली? भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे जो आंतरिक मामले हैं उसमें दखलंदाजी जो है वो बर्दाश्त नहीं, और इसके साथ ही दूसरे देश की जो संप्रभुता है उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। जी, 40 से 45 मिनट रमा ये वार्ता चली जब ग्लोरिया बाबेना के साथ, जो एक्टिंग डिप्टी चीफ ऑफ मिशन है, अभी कुछ देर पहले। और आपने ठीक कहा कि भारत ने एतराज जताया और कहा कि ये आंतरिक मामला है और हम ये आशा करते हैं कि जैसे डेमोक्रेसीज में होता है, आप इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और एक लीगल प्रोसेस है इस भारत में और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, उसके तहत ये पूरा मामला चल रहा है, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट थी कि एक फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको करना चाहिए। तो भारत ने कहा कि जिस तरह की आप एस्पर्शंस कास्ट कर रहे हैं, जिस तरह की आपकी लैंग्वेज है कि उसका एक मतलब निकाला जा सकता है कि भारत में इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है, तो बड़े क्लियर शब्दों में, बड़े साफ शब्दों में यूएस को ये कहा गया कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इसमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो इन प्रोसेसेस को देखती है। आप भी एक डेमोक्रेसी हैं, आप भी एक लोकतंत्र हैं, तो आप लोकतंत्र के जो प्रोसेसेस होते हैं उनको रिस्पेक्ट कीजिए, वरना ये एक तरह का गलत प्रेसिडेंट या अनहेल्थी प्रेसिडेंट सेट करेगा। जी रमा। बिल्कुल। अमृतपाल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि साफ जो कड़े रूप से, जो स्पष्ट तौर पर भारत ने आपत्ति तो जताई ही है, कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक संदेश भी दिया है, क्योंकि जर्मनी ने भी इसी तरह की टिप्पणी की थी। हाँ जी, तो जर्मनी के बाद अमेरिका को भी एक तरह से ये प्रेसिडेंट सेट किया भारत ने कि भारत अपने आंतरिक जो मामले हैं उनमें दखलंदाजी बिल्कुल भारत को नागवारा है। और भारत किसी भी जो आउटसाइडर हैं उनकी दखलंदाजी भारत को नाकाबिले बर्दाश्त है और भारत अपने जुडिशियल प्रोसेसेस कंप्लीटली फॉलो करता है। जी बहुत शुक्रिया अमृतपाल तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मिड डे प्राइम में वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Does accessibility only affect the disabled? Think again. Take a pledge. Join Swayam to declare 27th March as the World Accessibility Day. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के जनार्दन रेड्डी को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर राजनीतिक वार किया है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा में शामिल होने के बाद बड़े से बड़ा घोटालेबाज बेदाग हो जाता है। 2 दिन पहले ही जनार्दन रेड्डी ने बिना शर्त भाजपा में अपनी पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पक्ष का विलय कर लिया था। साल 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले रेड्डी बंधु भाजपा से अलग हो गए थे। बेल्लारी के रेड्डी बंधुओं पर अवैध खनन मामले को लेकर सीबीआई ने 9 मामले दर्ज किए और अब जांच चल रही है। बेल्लारी बंधुओं की येदियुरप्पा जी के साथ एक जुगलबंदी है, आपने सुनी होगी कई बार। इस जुगलबंदी के चलते आयरन ओर की अवैध खनन और निर्यात की एक ऐसी लूट मची कि पूरे भारत में येड्डी और रेड्डी नाम का एक ये जोड़ी थी जो बड़ी प्रख्यात हुई, बड़ी मशहूर हुई। येड्डी रेड्डी गैंग, ऐसी बातें होती थी। इसमें येदियुरप्पा जी को जेल भी जाना पड़ा। लीपापोती के लिए भाजपा ने उनका इस्तीफा भी लिया। आप सब इस इतिहास से वाकिफ हैं, आपने इन सब पे रिपोर्टिंग की हुई है। और 2011 और 17 के बीच इनकी कई बार गिरफ्तारी भी हुई। अब जब ये वापस से भाजपा में शामिल हो गए हैं तो सीबीआई अब इनको ऐसी क्लीन चिट देगी कि उजाला की सफेदी भी इनके सामने फीकी पड़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अब नजर डाल लेते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सशस्त्र बल अधिनियम को हटाने पर विचार करेगी। निजी चैनल से एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार वहां से सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को अकेले जम्मू कश्मीर पुलिस पर छोड़ने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब वे विभिन्न ऑपरेशंस का नेतृत्व कर रहे हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉ एंड ऑर्डर अब आहिस्ता आहिस्ता करके ठीक हो रहा है, हर एक चीज़ बेहतर हो रही है। जिस तरीके से आपने जब से हमने इंट्रोड्यूस किया, आपने कहा कि किस तरीके से हमने स्टेप टू स्टेप हर एक चीज़ को ठीक किया है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जो सोच थी वो बदल चुकी है। तो क्या ये वक्त आ गया है जो एडिशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स अभी जम्मू कश्मीर के हैं उन्हें वापस बैरक्स के अंदर लाया जाए और ज़्यादा फुटप्रिंट्स को कम करके एक नॉर्मल सी। निश्चित रूप से चुनाव के बाद इस पर हम एक एक्शन प्लान बनाए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले ही जम्मू कश्मीर का कानून और व्यवस्था की स्थिति होगी और धीरे धीरे ट्रूप बैरक में जाएंगे। ये हमारा एक डिज़ाइन बना हुआ है। हमने 7 साल का एक ब्लूप्रिंट बनाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को हम स्ट्रेंथ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस अब अपने पैरों पर खड़ी हुई और जितनी भी मुठभेड़ हुई है इसमें ज़्यादातर अब जम्मू कश्मीर की पुलिस करती है, क्योंकि फोरफ्रंट पर वही रहती है। हम सपोर्ट में सेंट्रल फोर्सेस जाती है। तो एक कल्चर बदला है। पहले जम्मू कश्मीर की पुलिस पर विश्वास नहीं किया जाता था दिल्ली की ओर से। हमने जम्मू कश्मीर की पुलिस में एक गुणात्मक बदलाव लाया है और फोरफ्रंट पर जम्मू कश्मीर पुलिस। क्या हम ये माने कि जब चुनाव के बाद दोबारा एक सरकार होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की सरबराही में, क्योंकि जिस तरीके के पूरे देश में अभी हलचल चल रही है, उसके बाद इस पर थोड़ा सा काम होगा, फुटप्रिंट्स को कम? ऑलरेडी काम आगे बढ़ चुका है। अच्छा, इनिशिएट हो चुका है आज, इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस फोरफ्रंट पर है। पहले सीआरपीएफ और सेना होते थे, अब जम्मू कश्मीर पुलिस है। तो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू भी है, जब इस तरीके के हालात बन रहे हैं तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिस तरीके से हमने देखा कि आपकी सरबराही में जो नॉर्थ ईस्ट वाला जोन था और कुछ इलाकों के अंदर था, वहां पर हालात ठीक हुए तो आहिस्ता आहिस्ता करके जरूर हम इस पर जरूर विचार करेंगे इस पर।
जम्मू कश्मीर के अंदर भी नॉर्मल स्थिति हो ही रही है और बहुत स्पीडीली इस पर विचार किया जाए, नजदीक के भविष्य में विचार किया जाए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 6 नक्सलियों को मार गिराया है। ये मुठभेड़ बासागुड़ा थाना क्षेत्र के चिपुर भट्टी के इलाके में हुई। अब तक एक डिप्टी कमांडर समेत 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मारे गए नक्सलियों में 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। सर्च के दौरान सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद एवं दैनिक उपयोग की सामग्री जब्त की है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि होली के दिन इसी इलाके में नक्सलियों ने 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद लगातार सुरक्षा बलों की टीम नक्सलियों की तलाश में जुटी हुई थी। जिला बीजापुर के बासागुड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत चिकुरपुट्टी इलाका में माओवादियों का उपस्थिति की सूचना पर हमारा डीआरजी टीम, सीआरपीएफ एवं कोबरा का संयुक्त पार्टी ऑपरेशन के लिए रवाना हुआ। सुबह लगभग 8 बजे के आसपास एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। उसके पश्चात सर्चिंग के दौरान 6 माओवादियों का डेड बॉडी मिला। इनमें से 2 महिला हैं और 4 पुरुष हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में वेपन्स और एक्सप्लोसिव मटेरियल और माओवादियों का कम्युनिकेशन सिस्टम और उनकी डेली यूज आइटम्स पर अभी रिकवर हुआ है। अभी आसपास इलाके में लगातार सर्चिंग जारी है। सर्चिंग के उपरांत और विस्तार से डिटेल प्राप्त हो सकता है। अभी सुरक्षा बल के सभी साथीगण सुरक्षित है और आसपास इलाके में और रीइंफोर्समेंट टीम्स रवाना की गई। मिड प्राइम में वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए टीडी न्यूज। क्या सुगम्यता दिव्यांग लोगों को ही प्रभावित करती है? एक बार फिर सोचें। आइए प्रतिज्ञा करें। स्वयं के साथ जुड़ें। 27 मार्च को विश्व सुगम्यता दिवस मनाएं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब देख लेते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। मानव विकास संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ मिलकर भारत रोजगार 2024 पर एक रिपोर्ट तैयार की है। युवा रोजगार, शिक्षा और कौशल पर आधारित इस रिपोर्ट को दिल्ली में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन ने लॉन्च किया। रिपोर्ट के बारे में और अधिक जानकारी ली हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 बाहर आ गई है और उसको लॉन्च किया है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर नागेश्वरन ने। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। डॉक्टर नागेश्वरन, रिपोर्ट आपने जारी किया है, उसको लॉन्च किया है, उसको देखकर क्या आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है? No, I mean, as there are a lot of things to be happy about in the report because there is improvement in the labor market conditions after 2019. In spite of the pandemic, there are improvements in the labor market. Manufacturing jobs are coming back, and women are getting employed more than before. And there is a return to education. That is, those who are well educated, technically or even generally, but qualifying themselves with higher education, are reaping the reward in the labor market. These are the things that bring a smile to my face. आपने कहा कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकती है और भारत सरकार ने जिस तरह से स्किलिंग को टेकअप किया है उस वजह से भी भारत के पास एक युवा शक्ति है, उसको लेकर भी हमारे लिए फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है। Yes, I think the government of India has not only undertaken skilling initiatives, it has launched the National Apprenticeship Scheme. It has made changes to the tax laws, making it attractive for industries and businesses to hire workers, giving them a weighted average tax deduction. And the government of India in 2016 budget and also in 2018-19 budget agreed to take up some portion of the employer contribution to Provident Fund by itself so that employers don't face higher costs. So there are many one-off initiatives and ongoing initiatives, including tax law changes that the government has made to make Indian youth employable and also to make it easier for them to find jobs. एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि स्टेट्स को एम्प्लॉयमेंट का जिम्मा लेना चाहिए, वो कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों? In fact, it is as important, if not more important than what the union government does, because
labors on the concurrent list. And rules and regulations may be framed by the center, but they are implemented by the state. So the compliance burden that especially small businesses face is something that the states can do a lot more to address. तो ये थे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, जिनका ये कहना है कि जहां तक रोजगार की बात है, निजी क्षेत्र और राज्यों को आगे बढ़कर इस क्षेत्र में काम करना होगा और भारत के लिए फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है। कैमरामैन राधेकृष्ण के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज दिल्ली। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। स्पेन में खेली जा रही मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज भारत की पीवी सिंधु अपने अभियान का आगाज करेंगे। सिंधु का सामना पहले दौर में कनाडा की वेन यू हांग से होगा। ये पहली बार होगा जब ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने होंगे। इससे पहले स्विस ओपन में सिंधु को प्री क्वार्टर फाइनल में हार मिली थी। वहीं पुरुष वर्ग में किदाम्बी श्रीकांत भी आज अपने अभियान का आगाज करेंगे। श्रीकांत का पहले दौर में सामना जापान के कू ताकाहाशी से होगा। श्रीकांत और ताकाहाशी पहली बार एक दूसरे के आमने सामने होंगे। श्रीकांत ने इससे पहले स्विस ओपन में शानदार प्रदर्शन किया था और वो सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहे थे। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।